आपका अधिकार यूट्यूब चैनल में मैं एडवोकेट प्रभात कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज इस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हालांकि 498A IPC में स्त्रियों को अधिकार दिया गया है, 125 में भी मेंटेनेंस, CRPC में भी मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट जो है गवर्न करते हैं। हालांकि वियना अकॉर्ड 1994 में इंडिया के सिग्नेटरी होने के कारण इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को जो है हमारे बाध्य होना पड़ा महिलाओं के उत्थान के लिए। अब आते हैं कि आर्टिकल हमारा संविधान क्या कहता है महिलाओं के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15(3) ये कहता है, ये अवधारित करता है, ये बताता है कि स्टेट जब चाहे, स्टेट से मतलब है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट चाहे तो महिलाओं के लिए स्पेशल कानून ला सकती है। ये अनुच्छेद 15(3) में स्पष्ट लिखा गया है। चूँकि ये एक्ट जो है महिलाओं के लिए है, अर्थात कह सकते हैं कि महिला प्रधान एक्ट है। इस एक्ट में एक पीड़िता का होना जरूरी है, जिसको हम लोग प्लेंटिव कहेंगे या एग्रीड पर्सन कहेंगे, और एक रेस्पोंडेंट होने की जरूरी है। अब ये समझते हैं कि एग्रीड पर्सन कौन होते हैं। एग्रीड पर्सन जब भी होगी तब कोई महिला ही होगी, इस बात को ध्यान में रखा जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसी महिला होगी। एक तो पहली महिला होगी, उसको घर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहना होना चाहिए, और वो रिस्पोंडेंट के साथ रहती हो। अब प्रश्न उठता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते किसे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, घरेलू नातेदारी दो व्यक्तियों में होना चाहिए, जो कि शेयर हाउसहोल्ड अर्थात एक ही घर में निवास करते हों। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक ही घर में निवास करते हों। अगर एक घर में यहाँ स्पष्ट कर दूँ, एक घर में निवास नहीं करते हों तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो नहीं लगता है। आप समझते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट, कॉन्सैंग्यूनिटी; सेकेंड, मैरिज; रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज; एडॉप्शन; फैमिली मेंबर लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली। यहाँ हम लोग ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, ना कि न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। यहाँ न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली में अंतर होता है, ये मैं स्पष्ट करता चलो। तो ये सारे रिलेशनशिप जो हैं अगर हों तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में गवर्न होते हैं। और कोई भी महिला पीड़ित हो तो उसके क्या अधिकार हैं, वो कैसे शिकायत करेगी, कहाँ करेगी, किसको करेगी, इसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा की बात करें तो घरेलू हिंसा ये परिभाषित करती है कि किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला जो कि उसके रिश्तेदारी में थी या है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाता है या पहुंचाने की चेष्टा करता है, दहेज की मांग करता है, या किसी तरह ऐसी मांग रखता है जो वो महिला के डिसीजन के खिलाफ हो, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इस एक्ट में मुख्य रूप से 4 ही पदाधिकारियों का कार्य है। पहला, पुलिस, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सेवा प्रदाता के क्या कर्तव्य है। सेवा प्रदाता भी पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत कराएगा, मुफ्त का कानूनी सलाह देगा। यदि महिला शेल्टर होम चेक की मांग करती है तो उसे उपलब्ध कराएगा। पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट या घरेलू हिंसा से पहुंचती है तो जांच कराएगा, जांच की सूचना पुलिस को देगा। जो भी कार्रवाई होगी वो बंद कमरे में होगी और वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा होगी। महिला को जो है घर में रहने का अधिकार होगा। जिसने प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट के खिलाफ केस किया हो या केस करने की सोच रही हो, उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ये आदेश दिया जाएगा या प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको ये व्यवस्था कराएगा कि उसको उसके घरेलू
जो उस घर में निवास करती है उस घर से निकाला न जाए। माननीय न्यायालय एग्रीड पर्सन को रिस्पोंडेंट द्वारा कौन कौन से अधिकार दिला सकते हैं? सबसे पहले है निवास का आदेश, धारा 19, धारा 20 आर्थिक सहायता, धारा 21 चाइल्ड कस्टडी, धारा 22 मुआवजे का आदेश, धारा 31 ये कहती है ये आपका अधिकार है कि प्रत्यार्थी अर्थात रिस्पोंडेंट मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसको 1 साल की सजा या 20,000 का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।